हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबके। तो आज हम पढ़ने जाने वाले हैं एनिमल जेनेटिक ब्रीडिंग की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पार्ट 3। जाइगोट। अब समझो कि जाइगोट क्या होता है। द डिप्लॉयड सेल रिजल्ट फ्रॉम द यूनियन ऑफ ए स्पर्म एंड एग। एक ऐसी डिप्लॉयड सेल जो कि एक स्पर्म और एग के मिलने से बनती है, उसी को हम जाइगोट कहेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि डिप्लॉयड क्या होता है तो सबसे पहले पीछे वाली वीडियो जाके देखें, उसमें मैंने बता रखा है कि डिप्लॉयड क्या होता है। और बाकी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। डिप्लॉयड मतलब दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। सिंपल है दोस्तों, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम को ही हम डिप्लॉयड कहेंगे। जैसे कि ये एक सेट हो गया क्रोमोसोम का और ये एक सेट हो गया क्रोमोसोम्स का, उसे ही हम डिप्लॉयड कहेंगे। एल्बिनो। एल्बिनो क्या होता है? एनिमल विद नो स्किन और आई पिगमेंट। इसका एग्जाम्पल दोस्तों आपने रियल जिंदगी में भी देखा होगा। कई बंदे ऐसे होते हैं जिनका कलर पूरा वाइट हो चुका होता है, वो एल्बिनिज्म के शिकार होते हैं, यानी कि उन्हें एल्बिनिज्म होता है। एल्बिनिज्म एक बीमारी होती है, वो होती है उन्हें, और इसीलिए उसका रंग सफेद हो जाता है। तो इसमें क्या है? एनिमल विद नो स्किन और आई पिगमेंट। ऐसा एनिमल जिसके पास स्किन और आई पिगमेंट नहीं हो, उसे ही हम एल्बिनो कहेंगे। एल्बिनिज्म क्या होता है? अलील दैट प्रोड्यूसेस एल्बिनोज। ऐसा अलील जो एल्बिनो को करवाता है, उसे ही हम एल्बिनिज्म कहेंगे। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि एआई, टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग सीमन फ्रॉम ए मेल। ऐसी टेक्निक जिसमें हम मेल के सीमन को निकालते हैं, यानी कि मेल के स्पर्म्स को निकालते हैं, एंड इंसर्ट इट इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द फीमेल, और उसे फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर डाल देते हैं, उसे ही हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। ब्लड लाइन्स, जनरल टर्म टू डिस्क्राइब रिलेशनशिप। ब्लड लाइन्स क्या होती है दोस्तों? एक साधारण टर्म होती है जिससे हम रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई बहन, माता पिता, जैसे ये हमारे रिलेशंस हैं, इन्हें डिफाइन करने को ही हम ब्लड लाइन्स कहते हैं। जर्म प्लाज्म, द जेनेटिक मटीरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ए पॉपुलेशन। किसी ऑर्गेनिज्म में यानी कि किसी जीव में या फिर किसी पॉपुलेशन में जेनेटिक मटीरियल को ही हम जर्म प्लाज्म कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल जो कि हमारे डीएनए और क्रोमोसोम्स वगैरह है ना, वही जेनेटिक मटेरियल होता है, उसे ही हम जर्म प्लाज्म कहते हैं। क्लेफ्ट पैलेट, डिफेक्ट वेयर द पैलेट इज डिवाइडेड कॉजिंग एनिमल इन डिफिकल्टी इन सकिंग। सबसे पहले समझो दोस्तों कि पैलेट क्या होता है। पैलेट हमारे मुंह के ऊपर वाले भाग को कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है, इसे ही हम पैलेट कहते हैं। जब ये दो भागों में बट जाता है ना, तो उसे ही हम क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। और इससे क्या होगा, जो यंग एनिमल्स है ना, उनमें सकिंग की प्रॉब्लम आएगी, मतलब वे अच्छे से दूध नहीं पी पाएंगे। ब्रॉयलर क्या होता है? बर्ड ब्रीड फॉर मीट प्रोडक्शन। ऐसी बर्ड की ब्रीड जो मीट प्रोडक्शन के लिए बड़ी की जाए, यानी कि हमारे चिकन वगैरह हो गए ना, वे, उन्हें ही हम ब्रॉयलर कहते हैं, जो मीट प्रोडक्शन के लिए बड़े किए जाएं। लेयर, बर्ड ब्रीड फॉर एग प्रोडक्शन। ऐसी बर्ड ब्रीड जो सिर्फ एग प्रोडक्शन के लिए बड़ी की जाए, हमारे चिकन भी उन्हीं में आते हैं। कास्ट्रेशन, रिमूवल ऑफ गोनेड्स आई टेस्टिकल्स और ओवरी। फीमेल्स में ओवरी और मेल्स में टेस्टिकल के हटाने को ही हम कास्ट्रेशन कहते हैं। कोलोस्ट्रम, द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय डैम आफ्टर काविंग। काविंग के बाद, यानी कि एक बच्चे को जन्म देने के बाद जब माँ पहला दूध बनाती है ना, उसे ही हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, जो कि विटामिन और मिनरल्स में बहुत ज़्यादा रिच होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं। नाइकिंग, टर्म यूज टू डिस्क्राइब ए सक्सेसफुल क्रॉस। एक सक्सेसफुल क्रॉस को दिखाने को ही हम नाइकिंग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं हम, जैसे ये दो ट्रेट हो गए, इनके क्रॉस को ही हम नाइकिंग कहेंगे। ऑब्जेक्टिव ट्रेट, ऑब्जेक्टिव ट्रेट्स क्या होते हैं? ए ट्रेट दैट कैन बी मेजर और कैन बी डिफाइंड। ऐसे ट्रेट जो मेजर किए जा सकें या फिर बताए जा सकें, उन्हें ही हम ऑब्जेक्टिव ट्रेट कहेंगे। जैसे बर्थ वेट, हम बर्थ वेट को माप सकते हैं दोस्तों। कलर, कलर को भी हम दिखा सकते हैं कि कैसा कलर उसका, काला है या गोरा है। ब्रीड भी बता सकते हैं दोस्तों कि वो किस ब्रीड का है। आगे है सब्जेक्टिव ट्रेट, द ट्रेट ए ट्रेट दैट कांट बी मेजर और डिफाइंड। ऐसा ट्रेट जो मेजर ना किया जा सके, डिफाइन ना किया जा सके, मतलब बताया ना जा सके। जैसे कि एग्रेसिवनेस, एग्रेसिवनेस दोस्तों ऐसे नहीं बता सकते कि कोई कितना एग्रेसिव है, इसके लिए कोई क्वांटिटी नहीं है। फर्टिलिटी, फर्टिलिटी के लिए भी कोई क्वांटिटी नहीं है दोस्तों। जैसे कि हम किसी को देखकर ये नहीं बता सकते कि वो कितना फर्टाइल है। पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एनिमल्स। कई सारे जानवरों के झुंड को ही हम पॉपुलेशन कहते हैं। प्यूबर्टी, प्यूबर्टी क्या होती है? सेक्सुअल मैच्योरिटी, यानी कि ऐसा टाइम जब हमारा जानवर सेक्सुअली मैच्योर हो जाए, यानी कि वो रिप्रोडक्शन करने के योग्य हो जाए,
और एज एट फर्स्ट हीट, या फिर हम कहें कि जब वो पहली बार हीट में आएगा ना, उस एज को ही हम प्यूबर्टी कहेंगे। टीजर, टीजर क्या होता है? वेस्क्टोमाइज्ड मेल। वेस्क्टोमाइज्ड मतलब नसबंदी दोस्तों। दैट एक्ट्स एज ए नॉर्मल मेल बट कांट पास वाइटल स्पर्म। तो इसमें क्या दे रखा है? टीजर बुल क्या होता है? वो एक नॉर्मल मेल होता है, लेकिन वो स्पर्म ट्रांसफर नहीं कर सकता फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, उसे ही हम टीजर बुल कहेंगे। रैंडम मेटिंग, व्हेन ईच मेल हैज इक्वल चांस ऑफ मेटिंग विद ईच फीमेल। जब हर मेल को इक्वल चांस मिले हर फीमेल के साथ मेटिंग करने का, उसे ही हम रैंडम मेटिंग कहेंगे। रेसिप्रोकल क्रॉस, ए क्रॉस विद फिनोटाइप ऑफ ईच सेक्स रिवर्स्ड एज कंपेयर्ड विद ओरिजिनल क्रॉस टू टेस्ट द रोल ऑफ पेरेंटल सेक्स ऑन द इनहेरिटेंस पैटर्न। एक क्रॉस, ये एक सिंपल क्रॉस होता है विद फिनोटाइप ऑफ ईच सेक्स रिवर्स्ड एज कंपेयर्ड विद ओरिजिनल क्रॉस। जो फिनोटाइप होता है ना, उसको बदल देंगे। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे इसमें दे रखा है एक क्रॉस, एक क्रॉस होता है जैसे कि हम मान लेते हैं कि जो हमारा मेल है ना, उसकी हाइट है टोल, और ये वाले जीन्स हैं, ये वाले अलील्स हैं, और जो फीमेल है उसके पास ये वाले अलील्स हैं, जिससे उसकी हाइट डोर्फ हो गई है और मेल की हाइट टोल हो गई है। जब इनका क्रॉस करवाएंगे ना, तो मान लेते हैं कि मेल के ज़्यादा कैरेक्टर्स दिख गए, तो ये कुछ ऐसा हो गया, अगली प्रोजेनी कुछ ऐसी हो गई है। हमारा जो मेल हुआ है ना, अगली प्रोजेनी हुई है, ऑफस्प्रिंग हुआ है, वो भी हमें टोल मिला है। अब रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है? अगर हम इन दोनों के ट्रेट यानी कि एक मेल के और फीमेल के ट्रेट बदल दें तो क्या फर्क पड़ेगा हमारी प्रोजेनी पर? मतलब अगर हम किसी फीमेल के जो जीन्स है ना, उसको टोल और टोल वाले जीन्स दें ड्वार्फ वाले की जगह, और एक मेल को हम ड्वार्फ वाले कैरेक्टर्स दें, तो इससे प्रोजेनी पर क्या असर पड़ेगा? जो प्रोजेनी है उसमें क्या ट्रेट्स आएंगे? इस चीज को टेस्ट करने के लिए हम रेसिप्रोकल क्रॉस करते हैं, जैसा कि यहाँ पर दे भी रखा है, टू टेस्ट द रोल ऑफ पेरेंटल सेक्स ऑन द इनहेरिटेंस पैटर्न। तो जो पेरेंट्स है ना, उसका जो प्रोजेनी पर क्या असर पड़ेगा अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दे, तो मतलब इनके जो जीन्स हैं, ट्रेट्स हैं, वे क्रॉस कर दे, तो एक दूसरे से बदल दे, तो प्रोजेनी पर क्या असर पड़ेगा? सिलेक्शन डिफरेंशियल, द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ सेलेक्टेड पेरेंट एंड द मीन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच दे कम। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। मान लीजिए कि एक पॉपुलेशन में 5 गायें हैं, 1 2 3 4 5 गायें हैं, और जो पहली गाय है वो मान लेते हैं 10 लीटर दूध देती है, दूसरी गाय 15 लीटर दूध देती है, तीसरी गाय 20 लीटर दूध देती है, चौथी गाय 25 लीटर दूध देती है, और 5वीं गाय 30 लीटर दूध देती है। अब इसमें क्या दे रखा है कि पॉपुलेशन का मीन निकालना है। सबसे पहले तो मीन कैसे निकलेगा? इन सबको प्लस कर देंगे और बटे में नंबर ऑफ काउज कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर करके दिखाता हूँ मैं। 30 + 25 + 20 + 15, तो इनका जोड़ 100 आ जाएगा, और ये 5 गायें हैं तो ये बटे में 5 कर देंगे, यानी कि 20 आ गया है। इसका जो पॉपुलेशन का मीन आ गया ना, वो 20 आ गया, कि लगभग हर गाय 20 लीटर दूध देती है। अब इस वैल्यू का हमें करना क्या है? मान लीजिए कि हमने 25 वाला यानी कि 4 नंबर वाली गाय सेलेक्ट की है, तो इसके कंपैरिजन में इसका ट्रेट कितना अच्छा है उसे ही हम सिलेक्शन डिफरेंशियल कहते हैं। मतलब इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस है उसे ही हम सिलेक्शन डिफरेंशियल कहेंगे। सिबलिंग्स, सिबलिंग्स क्या होते हैं? ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट, सेम पेरेंट्स के संतानें, बट नॉट नेसेसरी बोर्न एट सेम टाइम। पर ये नेसेसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि वो सेम टाइम पर पैदा हुई हों। फुल सिब्स हैव बोथ पेरेंट्स सेम, जो फुल सिब्स होते हैं ना, उनके दोनों पेरेंट्स सेम होते हैं, और हाफ सिब के एक कॉमन पेरेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों, कि एक मेल है, उसकी मेटिंग करवाई एक गाय के साथ, और उसी की मेटिंग करवाई दूसरी गाय के साथ, और जो इनसे बच्चा पैदा हुआ ना, यानी कि मान लेते हैं बी बच्चा पैदा हुआ है और इससे पैदा हुआ है डी बच्चा पैदा, तो ये फुल सिब नहीं है दोस्तों, ये हाफ सिब हो गए, हाफ सिब हो गई ये दोनों। लेकिन मान के चलते हैं कि इस काऊ के 2 बच्चे पैदा हुए, यानी कि एक बच्चा मान लो ई पैदा हुआ है, तो ये दोनों आपस में फुल सिब होंगे, यानी कि इनके दोनों पेरेंट्स सेम हैं, 1 और 2, यानी कि इसके 2 पेरेंट्स सेम हैं, इसे ही हम फुल सिब कहेंगे, और इसका एक पेरेंट सेम है, इसे ही हम हाफ सिब कहेंगे। Standard deviation is statistically term that describes the variation of a trait around a mean value। किसी भी मीन वैल्यू के अराउंड किसी भी ट्रेट में कितनी वेरिएशंस आ रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझें तो मान लेते हैं कि एक गाय है जिसने 10 लीटर दूध दिया, एक गाय है जिसने 20 लीटर दूध दिया, एक गाय है जिसने 30 लीटर दूध दिया। अब इसकी मीन वैल्यू क्या होगी? मीन वैल्यू होगी हमारी 20 इसकी मीन वैल्यू होगी, और इसके आसपास वेरिएशन कितनी है उसे ही हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहेंगे। मतलब इससे 10 नीचे है और इससे 10 ऊपर है, इसे ही हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहेंगे।
सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स, ट्रेट्स दैट आर लिमिटेड टू द सेक्स ऑफ एनिमल, दे कैन ओनली बी एक्सप्रेस्ड इन वन सेक्स। ऐसे ट्रेट्स, ऐसे गुण जो सिर्फ एक सेक्स में ही उभर पाए, एक सेक्स में ही आ पाए, एक सेक्स में ही अपना असर दिखा पाए। जैसे कि जो फीमेल होते हैं ना, उसमें मिल्क कैरेक्टर्स बहुत जरूरी होते हैं, यानी कि वो कितना दूध प्रोड्यूस करेगी हमें उसकी जरूरत है। लेकिन एक मेल में ऐसा कोई भी मिल्क कैरेक्टर नहीं होता, क्योंकि वो एक फीमेल का ट्रेट है, एक सेक्स लिमिटेड ट्रेट है। सेक्सुअल प्यूबर्टी क्या होता है? सेक्सुअल मैच्योरिटी और एज एट फर्स्ट हीट। अब ये फिर से आ गया दोस्तों कि जब हमारा जो जानवर है ना वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाए, यानी कि जब हमारा जानवर रिप्रोडक्शन करने के लिए सक्षम हो जाए, उसे ही हम सेक्सुअल प्यूबर्टी कहेंगे। और एज एट फर्स्ट हीट, या फिर हम कहें कि जब हमारा जानवर पहली बार हीट में आएगा ना, उस एज को ही हम सेक्सुअल प्यूबर्टी कहते हैं। एएफसी, एएफसी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एज एट फर्स्ट काविंग इसकी फुल फॉर्म है। पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेट ऑफ फर्स्ट काविंग। तो एएफसी क्या होता है? जन्म से पहली बार बच्चा पैदा करने तक का समय एएफसी कहलाता है, यानी कि एज एट फर्स्ट काविंग कहलाता है। सर्विस पीरियड, सर्विस पीरियड क्या होता है? पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ काविंग टू डेट ऑफ कंसेप्शन। बच्चा पैदा होने से अगली बार प्रेग्नेंट होने तक के टाइम को हम सर्विस पीरियड कहते हैं। गेस्टेशन पीरियड, पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन डेट ऑफ सक्सेसफुल सर्विस टू द डेट ऑफ काविंग। सिंपल बात है दोस्तों, प्रेगनेंसी से लेकर बच्चा पैदा होने तक के समय को हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। काविंग इंटरवल, इंटरवल बिटवीन टू काविंग। तो इसमें क्या दे रखा है? जब एक गाय बच्चा पैदा करती है, मान लीजिए यहाँ पर बच्चा पैदा किया और अगली बार प्रेगनेंसी होकर अगली बार जब बच्चा पैदा करेगी ना, तो इन दोनों के बीच का समय, यानी कि दो बच्चे पैदा करने के बीच का समय को ही हम काविंग इंटरवल कहते हैं। लैक्टेशन लेंथ, पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ काविंग टू द डेट ऑफ ड्राइंग। तो इसमें क्या दे रखा है? काविंग यानी कि बच्चा पैदा करने के बाद से टू द डेट ऑफ ड्राइंग, एक गाय जब दूध देना बंद कर देती है उसके बीच के समय को ही हम लैक्टेशन लेंथ कहेंगे। लैक्टेशन मिल्क यील्ड, टोटल मिल्क प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डेट ऑफ काविंग टू द डेट ऑफ ड्राइंग। बच्चा पैदा करने के बाद से जब तक हमारी गाय दूध देना बंद नहीं कर देती ना, यानी कि जब तक डेट ऑफ ड्राइंग नहीं आ जाती ना, तब तक हमारी गाय ने कितना प्रोड्यूस करा है मिल्क, उसे ही हम लैक्टेशन मिल्क यील्ड कहेंगे। एवरेज मिल्क यील्ड पर डे, एवरेज ऑफ लैक्टेशन मिल्क यील्ड टू द लैक्टेशन लेंथ। तो इसमें क्या दे रखा है कि जब हमारी गाय है ना, मान लीजिए वो सुबह 20 लीटर दूध देती है और शाम को 10 लीटर दूध देती है, और जब हम इसका एवरेज निकालेंगे ना, तो उसी को हम एवरेज मिल्क यील्ड पर डे कहेंगे, यानी कि एक दिन में कितना हमारी गाय एवरेज मिल्क यील्ड कर लेती है, यानी कि हमारी गाय एक दिन में लगभग कितना दूध दे देती है। नेक्स्ट है एवरेज मिल्क यील्ड ऑफ काविंग इंटरवल, एवरेज ऑफ लैक्टेशन मिल्क यील्ड ऑफ द काविंग इंटरवल। इसमें क्या बता रखा है? जो दो काविंग होती है ना, दो सक्सेसिव काविंग होती है ना, तो उसके बीच में लगभग हमारी गाय कितना दूध देती है, उसे ही हम एवरेज मिल्क यील्ड ऑफ काविंग इंटरवल कहते हैं। पीक यील्ड, पीक यील्ड क्या होता है दोस्तों? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस ऑन एनी डे इन लैक्टेशन। जो लैक्टेशन पीरियड होता है ना हमारी गाय का, उस पीरियड में से एक पर्टिकुलर डे चूज करेंगे जिसमें हमारी गाय ने मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन किया हो, उसे ही हम पीक यील्ड कहेंगे। मतलब एक लाइन में कहें तो सबसे ज़्यादा दूध एक दिन में कितना दिया है हमारी गाय ने, उसे ही हम पीक यील्ड कहेंगे। लाइफ टाइम मिल्क प्रोडक्शन, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय एन एनिमल फ्रॉम फर्स्ट काविंग टिल डेथ। जो हमारी गाय है ना, उसने फर्स्ट काविंग यानी कि पहली बार बछड़े को जन्म देने के बाद से मरने तक कितना मिल्क प्रोड्यूस किया है, उसे ही हम लाइफ टाइम मिल्क प्रोडक्शन कहेंगे। जैसा कि यहाँ पर नाम में ही दे रखा है, लाइफ टाइम मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि पूरी लाइफ में कितना मिल्क प्रोड्यूस हुआ है हमारी गाय द्वारा। लाइफ स्पैन या फिर लॉन्गिटिविटी, पीरियड ऑफ बर्थ टिल डेथ ऑफ एन एनिमल, किसी भी जानवर के बर्थ से डेथ तक का समय लाइफ स्पैन कहलाता है। मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट ऑफ एनिमल इन ए हर्ड, किसी झुंड में जानवर के मरने की दर क्या है, उसे ही हम मोर्टेलिटी रेट कहेंगे, मतलब किस दर से मर रहे हैं। हर्ड लाइफ, डिफरेंस इन डेट ऑफ बर्थ टू द डेट ऑफ डिस्पोजल, डेथ एंड कलिंग। हर्ड लाइफ में और लाइफ स्पैन में एक ही फर्क होता है दोस्तों, कि जो लाइफ स्पैन होता है ना वो बर्थ से डेथ तक का समय होता है, लेकिन जो हर्ड लाइफ होता है ना वो बर्थ से डेथ या फिर कलिंग तक का समय होता है, यानी कि या तो जो इंडिविजुअल है ना उसकी डेथ हो जाएगी या फिर उसको कल कर दिया जाएगा। तो बर्थ से डेथ या कलिंग तक के लेवल को, यानी कि कलिंग तक की डेट को हम हर्ड लाइफ कहेंगे।
हर्ड एवरेज, इट इज द एवरेज ऑफ मिल्क कैलकुलेटेड बाय इंक्लूडिंग ऑल द ब्रीडेबल एनिमल, मिल्क एंड ड्राई एनिमल। हमारे झुंड में जितने भी एनिमल्स हैं ना, मिल्क हो या ड्राई हो, मतलब जो दूध देते हो या फिर जो दूध नहीं देते हो, उन सब एनिमल्स को मिला के जो एवरेज मिल्क कैलकुलेट होता है ना, यानी कि एवरेज मिल्क यील्ड होता है ना, उसे ही हम हर्ड एवरेज कहेंगे। यानी कि एक झुंड से हमें लगभग कितना दूध एवरेजली मिलता है, उसे ही हम हर्ड एवरेज कहेंगे। वेट एवरेज, इट इज द एवरेज ऑफ मिल्क कैलकुलेटेड बाय ओनली मिल्क एनिमल्स। वेट एवरेज क्या होता है दोस्तों, जो हमारे झुंड में मिल्क एनिमल्स होते हैं ना, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो दूध देते हैं, जो अभी दूध दे रहे हैं, उसे ही हम मिल्क एनिमल्स कहेंगे। तो उनके द्वारा, सिर्फ उनके द्वारा मिल्क कैलकुलेट, यानी कि जो मिल्क दिया जाता है ना, उसकी कैलकुलेशन को ही हम वेट एवरेज कहेंगे। कि जो हमारे जो मिल्क एनिमल्स है ना, जो दूध देने वाले पशु हैं, जो दूध दे रहे हैं अभी, उनसे हमें लगभग कितना मिल्क मिला है, उसे ही हम वेट एवरेज कहेंगे। ये दो डेफिनेशंस दोस्तों पिछली वीडियो में रह गई थी, तो इस वीडियो में इसे कवर करेंगे, इसे और इसे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अब ये क्या होता है, अलील्स और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर। जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ना दोस्तों, नॉन होमोलोगस आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जिनका एक दूसरे से कोई संबंध ना हो, ऐसे क्रोमोसोम। यानी कि हम मान के चलते हैं ये क्रोमोसोम है, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, और मान लीजिए ये दूसरा स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के नॉन होमोलोगस हैं, यानी कि इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, उसे ही हम नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। तो इस पे मान लेते हैं इस जगह पर कोई हाइट का अलील है, और इन दो क्रोमोसोम पर मान लेते हैं हम कि अलग एक कलर का अलील है, यानी कि ऐसा अलील जो कलर को डिनोट करे, ऐसा अलील है यहाँ पर। तो ये क्या कहना चाहता है कि ये जो दो अलील है ना, इसका इस पर कोई असर नहीं होगा। ये जब अगली प्रोजेनी में जाएंगे ना, तो इसका इस पर कोई असर नहीं होगा, ना इसका इस पर होगा कोई असर। ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली अलग अलग रहेंगे। अब आगे आते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पर। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट फॉर्म होते हैं ना दोस्तों, जैसे कि जब स्पर्म बनता है, एग बनता है, पेयर ऑफ अलील सेपरेट so that each sperm और egg cell has one gene for a trait। तो उसी से यहाँ पर कह रखा है कि जब स्पर्म और एग बनते हैं ना, तो उसमें एक ट्रेट के लिए एक ही जीन हो, उसी को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों, कि जैसे हमें पता है कि फीमेल्स में दो क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स और दूसरा एक्स, और मेल्स में होता है एक्स और वाई होता है। तो ये जो दो क्रोमोसोम है ना, इनमें से एक एक्स आएगा और इनमें से एक एक्स या वाई आएगा। तो ये जो सेग्रीगेशन हो गया ना, यानी कि एक दूसरे से अलग होना हो गया, इससे ये अलग हो गया और इससे ये अलग हो गया, उसे ही हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहेंगे, जो कि स्पर्म और या फिर एग सेल में होता है। ये इससे अलग हो गया दोस्तों, और ये इससे अलग हो गया, उसे ही हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहेंगे। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करो, नहीं आई तो अपना टेस्ट चेंज करो।